ये जो करंट इलेक्ट्रिसिटी में, अब मैं आपको दो तीन, हालांकि मैंने इसमें भी बड़ी ट्रिक बना रखी है, लेकिन वो ट्रिक में घुसने के लिए थोड़ा सा प्री रिक्विजिट चाहिए। चलिए, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर ऑफ डिफरेंट शेप्स। मान लीजिए अलग अलग शेप के कुछ रेजिस्टेंस हमें दे दिए जाए और उसका रेजिस्टिविटी भी दे दिया जाए। सर अलग अलग शेप के रेजिस्टेंस का मतलब, मान लो एक सिलिंड्रिकल रेजिस्टेंस किसी ने दिया और इधर से करंट एंटर किया, इधर से निकल आया। आपने कहा जी ये क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, लेंथ एल है और रेजिस्टिविटी रो है, तो इसका रेजिस्टेंस सिंपली हो जाएगा रो एल बाय ए। कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर मैंने कहा इस सवाल को थोड़ा बदल दें और इसमें रेजिस्टिविटी को वेरिएबल कर दें, आपने कहा बिल्कुल कर दो जी। अब आप समझना जरा क्या हो रहा है। अगर हमने कहा कि ये पॉइंट को x इक्वल टू 0 और इस पॉइंट को x इक्वल टू एल ले लेते हैं, क्रॉस सेक्शन एरिया को a ले लेंगे और यहां से यहां तक का जो लेंथ है उसमें रेजिस्टिविटी x डिस्टेंस पे बदल जाएगी, रो इज इक्वल टू कुछ kx लिख देता हूं, यानी x के साथ लीनियर फंक्शन बना दिया रेजिस्टिविटी का, यानी यहां से यहां तक जाने में रेजिस्टिविटी लीनियरली बढ़ रही है, बढ़ रही है। तो सवाल ये पूछा कि व्हाट इज टोटल रेजिस्टेंस, तो ऐसे में आपको याद होगा जब भी कोई x का फंक्शन दिया रहता है तो हम x पे जाके एक dx का पतला सेगमेंट बना लेते हैं, रेडियस r का फंक्शन दिया होगा तो r पे जाके dr का फंक्शन बना लेंगे। इस तरह के कुछ वेरिएबल वाले एक दो क्वेश्चंस देख लेते हैं, तो आपको दिखेगा ये एक पतला सा डिस्क बन जाएगा। इस पतले से डिस्क का एरिया तो a ही रहेगा, लेकिन इसका लेंथ l की जगह, l लेंथ की जगह इतने का लेंथ dx हो जाएगा। तो इस छोटे रेजिस्टेंस का वैल्यू रो l बाई ए की जगह रो dx बाई ए हो जाएगा। अगर इसके पीछे एक और रेजिस्टेंस हो और इसके पीछे एक और पतला डिस्क हो तो ये सारे डिस्क सीरीज में हो जाएंगे। सर सीरीज पैरेलल क्या होता है, क्या बात कर रहे हो? जब करंट सेम रहता है थ्रू आउट तब हम बोलते हैं सीरीज है, और जब पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है थ्रू आउट तब हम बोलते हैं पोटेंशियल है। ठीक है, तो यहां पे जब करंट चल रहा है तो सबके सब आगे 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 वाले ये जितने भी सेगमेंट्स बनाओगे सब सीरीज में हो जाएंगे। बिल्कुल सही। तो हमारा रेजिस्टेंस का इंटीग्रेशन करेंगे तो टोटल रेजिस्टेंस आएगा। अब यहां पे मैंने इतना फोकस इंटीग्रेशन पे इसलिए किया है कि अगर सीरीज है तो आर इफेक्टिव का आंसर आपको बच्चों पता होगा R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है, और जब पैरेलल होता है तो 1 अपॉन R इफेक्टिव इज 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 ऐसे होता है। तो जब सीरीज होगा तो dr को इंटीग्रेट कर देंगे, और जब पैरेलल वाले सेगमेंट बनेंगे तो 1 बाय dr को इंटीग्रेट कर देंगे। मैंने जो बोला वो समझ में आया क्या? जब हम dr को इंटीग्रेट करेंगे तो सीरीज होना चाहिए, और सीरीज में जब इंटीग्रेट करेंगे तो डायरेक्ट r इफेक्टिव आएगा, और dr को जब रेसिप्रोकल करके इंटीग्रेट करेंगे तो पैरेलल वाले सेगमेंट होंगे, और पैरेलल वाले सेगमेंट्स में जब हम इंटीग्रेट 1 बाय dr को करेंगे तो 1 अपॉन r आएगा, 1 अपॉन r। तो अलग अलग टाइप का आएगा, वो आप थोड़ा थोड़ा समझ लीजिए। यहां पे मैंने रो की जगह kx लिख दिया, तो kx dx इंटीग्रेशन 0 टू l अपॉन a। इसको सॉल्व करा तो k x dx का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2, तो k l स्क्वायर बाय 2a ऐसा रेजिस्टेंस आ गया। आंसर हो गया, मामला खत्म हो गया। तो कुछ इसी तरह के एक दो शेप बेस्ड रिजल्ट मैं और करा रहा हूं, और उसके बाद में एक शॉर्टकट बता दूंगा तो आप तुरंत सॉल्व कर पाएंगे। हां, रेजिस्टेंस का सीरीज पैरेलल का फॉर्मूला सभी बच्चों को बचपन से ही पता रहता है। ठीक है, इन एन एल्यूमिनियम बार ऑफ स्क्वायर क्रॉस सेक्शन ए स्क्वायर होल इज ड्रिल्ड एंड फिल्ड विद आयरन, यानी Fe एज शोन इन द फिगर। और एल्यूमिनियम और Fe दोनों का अलग अलग रेजिस्टिविटी दिया है, यानी अंदर वाले एल्यूमिनियम का रेजिस्टिविटी अलग है, मैं उसको आयरन का रेजिस्टिविटी अलग है,
और उसका रो2 है। अब ये दोनों के दोनों को ऐसे फंसा के और एक एंड से दूसरे एंड के बीच में इफेक्टिव रेजिस्टेंस पूछा। तो मैंने कहा भाई अगर यहां पे V वोल्ट की बैटरी कनेक्ट करें तो ये दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में हो जाएंगे, क्योंकि दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो जाएगा। तो लिखा है पैरेलल में है, पैरेलल रेजिस्टेंसेस। तो एक जो अंदर वाला है उसका फॉर्मूला रो एल का लेंथ 50 मिलीमीटर है, 50 मिलीमीटर अपॉन ए 2 मिलीमीटर है, तो 2 का स्क्वायर 4 इंटू 10 का पावर -6। यहां पे जो स्क्वायर एरिया है वो 2 मिलीमीटर साइज का है। ये हो गया पहला रेजिस्टेंस R1, ये आयरन वाले का है। ऐसे ही दूसरा रेजिस्टेंस R2 निकालेंगे तो उसका रेजिस्टिविटी रो2, रो एल की जगह -3 अपॉन एरिया, उसका एरिया 7 का स्क्वायर में से 2 का स्क्वायर माइनस करना पड़ेगा। 7 का स्क्वायर होता है 49 और 2 का स्क्वायर होता है 4। 49 में से 4 माइनस किया तो 45 इंटू 10 रेज़्ड पावर -6। आपको यह शायद समझ में आ गया होगा कि बड़े स्क्वायर के एरिया में से छोटा स्क्वायर का एरिया आयरन का है और साइड साइड वाला ऐसा एल्यूमिनियम का है। तो एल्यूमिनियम की रेजिस्टिविटी अलग है, उसको रो2 लिख देंगे, और आयरन की रेजिस्टिविटी अलग है, उसको रो1 लिख देंगे, और दोनों को एक बार सॉल्व करके देखेंगे तो हमको R1 और R2 आ जाएगा। तो R इफेक्टिव का आंसर पैरेलल में R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ये कहानी में शेप और साइज ऑफ अलग अलग मटेरियल या ऑब्जेक्ट दिया है। अब सवाल यह है कि सर हमको कैसे पता चला पैरेलल है? यहां पे लिखा है फेस P से लेकर फेस Q के बीच में इफेक्टिव रेजिस्टेंस बताओ। तो पहला वाला रॉड भी एक एज P पर है और दूसरा Q पर है, और जो बड़ा वाला डिब्बा है मतलब कि जो एल्यूमिनियम का है उसका भी एक फेस P पर है और दूसरा Q पर है। तो बोल रहे हैं बैटरी लगाना है एक टर्मिनल P पे और दूसरा Q पे, तो जो भी पोटेंशियल डिफरेंस आयरन वाले टुकड़े पर होगा P से Q के बीच में, वही पोटेंशियल डिफरेंस एल्यूमिनियम वाले का भी होगा P से Q के बीच में। तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम मतलब पैरेलल हो गए। पैरेलल में ऐसे ही तो रेजिस्टेंस कनेक्ट होते थे, आपको याद होगा बचपन का कि ऐसे दो रेजिस्टेंस एंड टू एंड एक दूसरे से कनेक्टेड हो। आपको शायद फिगर समझ में नहीं आया क्या? मुझे मालूम नहीं पड़ रहा कि आप कहां फंस गए। एक ऐसा क्यूबॉइडल डिब्बा है, अगर केवल एक होता, बोलता एक फेस ये है एक फेस ये है, इसके अक्रॉस रेजिस्टेंस बताओ, तो आंसर ये एरिया ए हो गया। यहां से करंट एंटर करेगा और इधर वाले एरिया से करंट निकलेगा, इन दोनों के बीच में लेंथ एल है, तो हम लिखेंगे रो एल बाई ए रेजिस्टेंस होता है। इसके अंदर एक और छोटा डिब्बा फंसा हुआ है और उसका लेंथ भी एल है, लेकिन एरिया कुछ और है। अगर ऐसे होता कि एक डिब्बा ऐसे बनाया और जहां पे वो खत्म हो गया उसके बाद दूसरा डिब्बा लगाया और फिर पूछा जाता कि अब बताओ अगर यहां पे P है और दूसरे डिब्बे के अक्रॉस Q है तो बताइए टोटल रेजिस्टेंस क्या है? तुम बोलते पहले वाले का R1 है दूसरे वाले का R2 है, इधर से करंट जाएगा उधर से करंट निकलेगा, तो दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में आ गए। जो करंट एंटर करेगा वही पहले में चलेगा, वही दूसरे में चलेगा। यहां पे जो करंट एंटर करेगा उसमें से थोड़ा सा करंट एल्यूमिनियम से एंटर करेगा और थोड़ा करंट आयरन से एंटर करेगा और दोनों करंट मिला के टोटल करंट आएगा। तो ऐसे केस में पैरेलल दिख रहा है। पैरेलल बैटरी के अक्रॉस दोनों एक साथ लगे हैं पैरेलल, और एक के आगे एक लगा होता, एक का लेंथ खत्म हो गया उसके बाद दूसरे का लेंथ आता, फिर तीसरे का लेंथ आता, तो सीरीज हो गया। ठीक है, तो डायग्राम में एक एरिया के अंदर दूसरा एरिया फंसा दिया, लेंथ सेम है और उसी लेंथ पे बैटरी लगा रहे हैं, तो बैटरी का एक टर्मिनल दोनों को टच कर रहा है और दूसरा टर्मिनल भी दोनों को ही टच कर रहा है। जबकि सीरीज में एक टर्मिनल एक को टच करेगा, फिर दोनों का आपस में बाउंड्री बनेगा,
फिर दूसरा टर्मिनल दूसरे को टच करेगा, दूसरा टर्मिनल और बैटरी पहले को टच नहीं करेगा। यानी सीरीज में एक बंदा हाथ पकड़ के फिर ऐसे, फिर हाथ ऐसे पकड़ लिए, समझ गए क्या? ऐसे ये सीरीज हो रहा है और दोनों लोग एक ही साथ हाथ पकड़े हुए एक दूसरे का, तो फिर पैरेलल हो गया। समझ गए क्या? अरे एरिया कैसे निकालते हैं भैया? वो 7 मिलीमीटर दिया हुआ है, एक स्क्वायर हो 7 मिलीमीटर का तो उसका एरिया होता है 7 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर तो सर 49 होता है, आपने तो 45 लिख दिया। हाँ तो बीच में 2/2 का आयरन है, यानी कि एल्यूमिनियम 7/7 में से 2/2 का हटाना पड़ेगा, वहां तो आयरन है भाई। तो एल्यूमिनियम का कितना एरिया है? एल्यूमिनियम 7/7 माइनस 2 इंटू 2, 7 इंटू 7 माइनस 2 इंटू 2। चलिए, a wire of resistance R is bent to form a square ABCD as shown in the figure। ये एक ऐसा सवाल है कि जो मैंने देखा कि कर लेना चाहिए था, तो अभी देख लो इसको। सीरीज पैरेलल का ही सवाल है, हालांकि सीरीज पैरेलल अभी मैंने लिखा नहीं है, वो भी ऐसे झाड़ू लगा देंगे क्योंकि सीरीज पैरेलल की इंफॉर्मेशन आपको ऑलरेडी है। ठीक है, क्योंकि आया हुआ सवाल है इसलिए मैंने कहा एक बार इस तरह का भी सवाल देख लेते हैं। लिखा वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज बेंट टू फॉर्म अ स्क्वायर एबीसीडी। तो ये R/4 हो गया, ये R/4 हो गया, ये R/8 हो गया, ये R/8 हो गया, ये R/4 हो गया। क्या ये कोई समझ पा रहा है? हाँ जी सर समझ गए, क्योंकि एक R को 4 टुकड़ों में ब्रेक करा और एक R/4 को फिर से 2 टुकड़े बना दिए। यहां पे ई एन सी, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ सी डी। मिड पॉइंट मतलब आधा वायर ये, आधा वायर ये। अब बोल रहा है कि इफेक्टिव कैपेसिटर रेजिस्टेंस बताओ ई और सी के बीच में। तो एक टर्मिनल ई पे लेना है और दूसरा टर्मिनल सी पे लेना है, यानी एक रास्ता पूरा सीरीज हो गया, ये वाला अलग, और दूसरा रास्ता अलग सीरीज हो गया, मतलब अलग हो गया ये, और ये दोनों रास्ते पैरेलल हो गए। यानी टर्मिनल्स ई और सी हैं बच्चों, टर्मिनल्स। तो अगर बैटरी लगाएंगे तो 2 पार्ट में करंट डिवाइड होगा ई से, एक DABC होके जाएगा और एक डायरेक्ट ई से सी जाएगा। तो ये R/4 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 यानी 3R/4 प्लस R/8 यानी 6R/8 प्लस R/8। ऊपर वाला रास्ता हो गया 7R/8, नीचे वाला रास्ता ये वाला रास्ता हो गया R/8, और ये दोनों हो गए पैरेलल में। जरा बताओ क्या आंसर आएगा, सॉल्व करो। एक सवाल और है कि ये एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट, देखो लिखा स्पेस बिटवीन टू कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल शेल्स रेडियाई ए एंड बी वेयर ए इज लेस देन बी एज इन द फिगर फिल्ड विद अ कंडक्टिंग मीडियम ऑफ रजिस्टिविटी रो। यानी बीच में जो मीडियम है उसकी रजिस्टिविटी कांस्टेंट है रो, और टर्मिनल्स एक इनर सरफेस पे है और एक आउटर सरफेस पे है। यानी कि अगर करंट फ्लो करेगा तो इनर सरफेस से आउटर सरफेस पे करंट फ्लो करेगा। ऐसे क्वेश्चन पूछा गया है, इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस बताओ। हमने कहा इनर सरफेस पे जब करंट एंटर करेगा तो उसका एरिया अलग होगा। देखो यहां पे एरिया पाया 4πa² है, और जब आउटर सरफेस से करंट बाहर आएगा तो उसका एरिया अलग 4πb² हो जाएगा, यानी रास्ते में एरिया बदल रहा है। मैंने क्या सोचा कि अगर बीच में किसी R रेडियस पे जाके एक dr थिकनेस का पतला सा शेल बनाए, स्फीयर के अंदर हमेशा शेल बना लेते हैं, ये आपको याद होगा dr थिकनेस का। तो इसमें ये शेल की थिकनेस इतनी कम है कि इसका एरिया ऑलमोस्ट कांस्टेंट 4πr² इमेजिन किया जा सकता है। ऐसे पतले पतले शेल्स अगर मैं बीच में बनाऊंगा तो सारे शेल्स एक दूसरे के साथ सीरीज होंगे, क्योंकि अंदर के सरफेस से क्रॉस करते हुए सेम करंट बाहर के सरफेस पे पहुंचेगा। तो बीच का कोई भी शेल, बीच का कोई भी शेल, बीच का कोई भी पतला शेल एक पतला सा शेल है, ये बीच में बीच का पतला सा शेल है।
कोई भी पतला सा शेल अगले शेल के साथ सीरीज में, फिर अगले शेल के साथ सीरीज में, ऐसे एक के ऊपर एक के ऊपर एक बैठे हुए हैं, सब सीरीज में है। तो बताइए रेजिस्टेंस dr का वैल्यू हमको पता है रो एल बाई ए, क्योंकि पतले शेल का थिकनेस है dr, यानी करंट ट्रैवल कर रहा है dr थिकनेस विद एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, और ये सारे के सारे सीरीज में हैं। तो सीरीज में क्या होता है कि r निकालने के लिए डायरेक्ट इंटीग्रेशन, और पैरेलल में क्या होता है रेसिप्रोकल का इंटीग्रेशन। लेकिन रेसिप्रोकल का इंटीग्रेशन करते हैं तो 1/r आता है, dr को इंटीग्रेट करते हैं तो डायरेक्ट r आ जाता है, इक्वल टू यहां लिखा रो dr अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। इंटीग्रेशन का लिमिट है a से b, तो r इफेक्टिव का आंसर आया रो। अब ये 1/r स्क्वायर का इंटीग्रेशन -1/r हो जाएगा, रो अपॉन 4 पाई -1/r। इंटीग्रेशन लिमिट है a से b, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का उल्टा, रो बाई 4 पाई 1/a माइनस 1/b। अगर इसको और थोड़ा सॉल्व करें तो ये हो जाएगा रो b माइनस a अपॉन 4 पाई ए बी। क्या हमने कभी एवरेज रूल पढ़ा था बच्चों? क्या आपको याद है क्या एवरेज रूल? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में किया था क्या एवरेज रूल? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कि 1/r स्क्वायर का एवरेज 1/r1 r2 होता है, ऐसे कुछ करा था क्या? नहीं करा था तो कोई बात नहीं है। तो ये मोटा है, हमको कैसे पता सर इसमें इंटीग्रेशन करना है? इसमें तो रजिस्टिविटी कांस्टेंट दी है। मैंने ऐसे सोचा कि ये दो अलग अलग स्फीयर के बीच में मीडियम है, यहां पे मीडियम है, तो जब करंट एंटर करेगा तो उसका एरिया अलग होगा 4 पाई ए स्क्वायर, और जब बाहर निकलेगा तो एरिया अलग हो जाएगा 4 पाई बी स्क्वायर। स्फीयर है ना, इसके अंदर वाले सरफेस से करंट अंदर एंटर करेगा तो 4 पाई ए स्क्वायर है, और जब बाहर वाले सरफेस से करंट बाहर निकलेगा तो 4 पाई बी स्क्वायर है। तो मैंने कहा भाई इसमें एरिया तो कांस्टेंट ही नहीं है, हमारा फॉर्मूला होता था रो एल बाई ए। एल तो मुझे दिख रहा है, एल लेंथ मुझे दिख रहा है, लेंथ मुझे दिख रहा है, लेंथ हमें दिख रहा है, लेंथ क्या दिख रहा है? लेंथ हमें दिख रहा है b माइनस ए, लेकिन एरिया बदल रहा है। फॉर्मूले में लिखा है रो एल बाई ए, यहां पे लेंथ तो b माइनस ए है, लेकिन रेडियस तो हर समय बदल रहा है। तो अगर मुझे ऐसा पता होता कि यहां पे आंसर में 1/r स्क्वायर आने वाला है, और 1/r स्क्वायर का एवरेज वैल्यू 1/r1 r2 होता है, r1 मतलब इनर रेडियस, r2 मतलब आउटर रेडियस, तो 1/r स्क्वायर का एवरेज वैल्यू मतलब अगर मैं कांस्टेंट की तरह ट्रीट करूं तो 1/r स्क्वायर की जगह 1/r1 r2 लगा सकते हैं। तो रो एल, एल की जगह लिख सकते हैं b माइनस ए, देखो रो एल, एल की जगह हो गया b माइनस ए, और 4 पाई आर स्क्वायर की जगह 1/r स्क्वायर की जगह 1/ab। लेकिन ये इंटीग्रेशन से ही कर लो यार, ऐसा क्या है? चलिए ये सवाल देखो 19 में आया, ये वाला आंसर हो। छोटा सा सवाल करके जाएंगे, आंसर तुरंत खड़ाक से आ जाएगा। एक बच्चा कह रहा फर्स्ट टर्म में मैंने बताया था। ये बिल्कुल नहीं समझ में आया, क्या बात कर रहे हो भाई? मतलब अगर मैंने कहा क्या, कैसे यार मतलब क्या कुछ भी, ये कैसे हो सकता है? मेरे को बिल्कुल आपने निरुत्तर कर दिया। अगर हमने बोला कि ऐसा एक स्फीयर है जिसका छोटा इनर रेडियस ए है और आउटर रेडियस बी है, और इसके बीच का मटेरियल रो डेंसिटी का है। अच्छा एक और ट्रिक बताऊं क्या? एक और ट्रिक बताऊं इसमें? आपने इसका कैपेसिटेंस निकाला हुआ है क्या? चलो एक ट्रिक और बताता हूं, केटी ट्रिक। इफ शेप ऑफ रेजिस्टेंस आर and capacitance C is same
सेम कर दिया, सेम। देन आर इंटू सी इक्वल टू रो इंटू एप्सिलॉन नॉट के। बहुत बढ़िया बता रहे हो बच्चों। मैंने एक बार रॉड का इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, एवरेज रॉड का, क्योंकि रॉड में इलेक्ट्रिक फील्ड R1 से R2 तक ऐसे वेरी कर रहा होता है, तो 1/r² का फंक्शन 1/r1 R2 आ गया था, ऐसा कुछ याद होगा आपको। तो इस फॉर्मूले में अगर सीरीज में चल रहा हूं, नीचे 1/r² है, तो 1/r² को हटा के 1/r1 R2 कर दो, 2-3 सवाल के आंसर डायरेक्टली याद हो जाएंगे आपको। चलिए, ये R इंटू सी, ये हमने फिर से ट्रिक बता दिया। ये रो क्या है? रजिस्टिविटी। एप्सिलॉन नॉट क्या है? एप्सिलॉन नॉट है डायलेक्ट, वो जो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है ना, ये एप्सिलॉन नॉट इंटू के वो है एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम है। चलो बताओ मुझे कि अगर मैंने बोला कि ये जो स्फीयर है, अगर ये एक ए रेडियस और बी रेडियस का कैपेसिटर है, कैपेसिटर है, और इसके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के का मीडियम भरा हुआ है, तो क्या इसका कैपेसिटेंस बता सकते हो? आपने बोला हां सर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी अपॉन बी माइनस ए, ऐसा बता सकते हैं, लेकिन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के भरा है तो के भी लगाना पड़ेगा सर। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के ए बी अपॉन बी माइनस ए, ये हो गया हमारा कैपेसिटेंस। अब पूछा गया इसका रेजिस्टेंस बताओ, तो आपने बोला रेजिस्टेंस इंटू कैपेसिटेंस इज रो इंटू एप्सिलॉन नॉट के। तो इस इधर सी का वैल्यू लिख रहा हूं और सी से डिवाइड कर दूंगा, तो रो इंटू एप्सिलॉन नॉट के अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के ए बी अपॉन बी माइनस ए। तो यहां से एप्सिलॉन नॉट के काट दिया, रेजिस्टेंस का आंसर आया रो अपॉन 4 पाई ए बी इंटू बी माइनस ए। ये ट्रिक निकाली है, आर इंटू सी। अगर कुछ कभी भी शेप सिमिलर, आपको ऐसा लगे सर स्फेरिकल कैपेसिटर तो याद करके आए हैं, लेकिन पूछ लिया गया स्फेरिकल रेजिस्टेंस का आंसर, कैपेसिटर से आप निकाल दो। सर सिलिंड्रिकल कैपेसिटर भी हमने पढ़ा था, तो क्या सिलिंड्रिकल रजिस्टर भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन पहले फ्रस्टम वाला कर लीजिए। यहां पे जो एरिया इधर से करंट फ्लो करा रहे और इधर से करंट बाहर आएगा, आपने कहा बिल्कुल सही लग रहा है। तो हमने कहा जो करंट एंटर कर रहा है, करंट एंटरिंग फ्रॉम पाई ए स्क्वायर और करंट कमिंग आउट फ्रॉम पाई बी स्क्वायर, यानी क्रॉस सेक्शन एरिया इज चेंजिंग कॉन्टिन्यूसली। अगर ये लेंथ एल पूछा जाए तो लेंथ एल है, फॉर्मूला होता रो एल बाय ए की जगह पाई आर स्क्वायर का एवरेज मारना है। आंसर हो गया रेजिस्टेंस का वैल्यू रो एल बाय ए। लेकिन सर इसका हर जगह रेडियस आर बदलता जा रहा है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कांस्टेंट नहीं है, तो आप आर स्क्वायर का वैल्यू कैसे लिखेंगे? मैंने बोला अगर आंसर में कुछ कांस्टेंट हो जाए और अंदर 1/r² बच जाए, तो 1/r² का एवरेज, 1/r² का एवरेज मैं लिख दूंगा 1/r1 R2, बस 1/r²। दो डायमेंशन यहां है, वही दो डायमेंशन यहां लिखी, तो आंसर हो गया रो एल बाय पाई ए बी, रेजिस्टेंस का आंसर। देखो बच्चों, ऑप्शन बिल्कुल यही सवाल चला आएगा, आपको केवल ये चेक कर लेना यार, नीचे रेजिस्टेंस मतलब दो रेडियस चल रहे थे, 1/r² फंक्शन में आ रहा है, 1/r² रेजिस्टेंस के आंसर में आ रहा है, लेकिन आर तो बदलता जा रहा है, तो उसको 1/ab लिख दो बस।
अगर इस शेप का कैपेसिटर बना दें, एक प्लेट बड़ा एक प्लेट छोटा, देखो ऐसा नहीं है कि ये मेथड फॉलो करना आपकी मजबूरी है। ये सवाल अगर आप एचसीवी में देखेंगे तो सॉल्व एग्जांपल में दिया है, आप वहां से देख सकते हैं, बहुत सारी बुक में ये सॉल्व होगा, आप वहां से सॉल्यूशन देख सकते हैं। नहीं तो मैं आपको इसका सॉल्यूशन भी बता देता हूं कि आप यहां पे किसी भी x डिस्टेंस पे जाओ, dx का एक टुकड़ा बनाओ और उस x के रिस्पेक्ट में यहां पे रेडियस निकालो, रेडियस एज अ फंक्शन ऑफ x, यहां पे रेडियस mx प्लस सी के फॉर्मूले से लिखो और रो dx अपॉन पाई mx प्लस सी होल स्क्वायर को इंटीग्रेट कर दो, आंसर आ जाएगा। लेकिन मैंने आपको एक चालाकी बता दी कि यहां से यहां तक रेडियस बदल रहा है और फॉर्मूले में रेडियस का स्क्वायर नीचे आ रहा है, तो 1/r स्क्वायर का एवरेज वैल्यू डाल दो और 1/r स्क्वायर का एवरेज वैल्यू 1/ab है। तो क्या 1/r स्क्वायर के अलावा भी बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, उनके भी कुछ एवरेज वैल्यू होते हैं तो होते हैं, लेकिन क्या है कि इनवर्स स्क्वायर लॉ हमारे लिए स्पेशल होता है, इसलिए 1/r स्क्वायर का एवरेज थोड़ा याद रखते हैं तो कोई नुकसान नहीं है। लेकिन जिसको ये कैसे आया ये नहीं समझ में आया, उसकी चिंता नहीं करो भाई, मैं आपको अब अगर मैं ये बताने बैठ जाऊं कि किसका एवरेज क्या है तब बहुत समय लग जाएगा। तो मैं आपको एक सिंपल तरीका बता रहा हूं कि आप एक्स पे जाके, अगर हमारा मेथड नहीं मानना, आपको लल्लू मेथड से ही करना है तो आप ऐसे कर दो, एक्स पे जाके एक छोटा डीएक्स का बनाया और ये पतला सा जो डीएक्स का टुकड़ा आया, इसका थिकनेस डीएक्स है और इसका रेडियस आर है। लेकिन सर इसका रेडियस आर हम कैसे निकालेंगे जबकि ये रेडियस ए और ये रेडियस बी दिया हुआ है? तो मुझे पता चल रहा है कि रेडियस लीनियरली डिक्रीज कर रहा है ए से बी तक। x इक्वल टू 0 पे रेडियस का वैल्यू a है और x इक्वल टू l पे रेडियस का वैल्यू b है। तो क्या r का वैल्यू mx प्लस सी या mx माइनस सी से निकाल सकते हैं? ठीक है, तो a माइनस बी अपॉन एल इंटू एक्स। ये कोई समझ गया होगा तो बढ़िया है, नहीं समझ गया तो आपकी मैथमेटिक्स थोड़ी पुअर हो गई है, क्योंकि आप y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी नहीं लिख पा रहे हैं। आपको कैसे पता ये m है? ये देखो यहां पे m आपको स्लोप दिख रहा है क्या? यहां वैल्यू a से बदल के रेडियस का b हो गया, ओवर लेंथ l, तो स्लोप कितना आया? a माइनस बी अपॉन एल। देखो इस लाइन का स्लोप कितना है? ये b है और ये a है, तो ये कितना हुआ? a माइनस बी। तो ये स्लोप कितना हुआ? a माइनस बी बाई एल। ये मैंने रेडियस लिख दिया। अब हमारा रो l बाय a की जगह लिखा ये रेडियस पाई आर स्क्वायर, a माइनस बी बाई एल इंटू एक्स उसका होल स्क्वायर। इसको बस इंटीग्रेट कर देना है और सॉल्व करना है 0 टू l। तो आंसर रो l बाय पाई ए बी ऐसा आ जाएगा। एक बार सॉल्व करके देखना भाई, इंटीग्रेशन आपको सॉल्व करना आना चाहिए, ये एक्सपेक्ट करना मेरे लिए गलत नहीं है। आप ये मत कहना सर आपको कैसे पता इंटीग्रेशन हमें आना चाहिए। इंटीग्रेशन तो तुम्हें आना ही चाहिए सॉल्व करना। बोलो बच्चों, क्या ये बात समझ गए? शांत हो गए, क्या बात है? अगर मैं आपसे ये पूछूं कि मेरे पास एक सिलिंड्रिकल कैपेसिटर ऐसा है, इसका इनर रेडियस a है, आउटर रेडियस b है और बीच में जो मटेरियल भरा है a और b के बीच में सिलिंड्रिकल, लेंथ l है और यहां पे जो रजिस्टिविटी है रो है। अगर मैं एक बैटरी का टर्मिनल अंदर और एक बाहर लगा दूं तो करंट अंदर के सरफेस से बाहर के सरफेस तक फ्लो होगा। मतलब अगर साइड व्यू देखें, इधर से देखें तो इनर रेडियस a और आउटर रेडियस b है और यहां रजिस्टिविटी रो का मीडियम चारों तरफ है, तो a रेडियस से सिलेंडर में b रेडियस की तरफ करंट फ्लो होने लगेगा, b से करंट बाहर आ जाएगा। पूछा फाइंड रेजिस्टेंस, तो मैंने बोला R इंटू सी इज रो एप्सिलॉन नॉट के। अगर k डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता तो रो एप्सिलॉन नॉट के, एप्सिलॉन नॉट के काटना है आपको,
तो कैपेसिटेंस का आंसर होता था 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल अपॉन एल एन बी बाई ए। यहां रख दो और के भी मल्टीप्लाई कर दो, रो एप्सिलॉन नॉट के है ये, के से के, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट काटो, रेजिस्टेंस का वैल्यू आ गया रो बाय 2 पाई एल एल एन बी बाय ए।